हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्वालिटी फैक्टर इन रेजोनेंट एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। ओके, तो देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बात कर लूं थोड़ा कि हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट किया था। फिर हमने जब उसका एप्लीकेशन यानी उसका जो हमने यूज देखा था, तो हमने उसके यूज में क्या पढ़ा था कि हाउ टू ट्यून द रेडियो, हाउ टू ट्यून द टेलीविजन, और एक हमने और पढ़ाया था मेटल डिटेक्टर्स कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे कि जो रेडियो की ट्यूनिंग या जो टीवी की ट्यूनिंग थी उसकी क्वालिटी, अब क्वालिटी की बात भी करेंगे कि क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, साउंड में कोई नॉइज नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि नॉइज नहीं हो। हम आज उसी चीज को स्टडी करेंगे जिसको कि हम क्वालिटी फैक्टर कह सकते हैं, रेडियो टेलीविजन ट्यूनिंग का, या कह सकते हैं द क्वालिटी फैक्टर ऑफ योर रेजोनेंट एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो बेसिक्स यही चीज था। तो आज इस चीज को स्टार्ट करने से पहले हम ये ऐसा करते हैं कि हम ये समझें कि क्वालिटी फैक्टर को हम किस तरीके से यहां पे एक्सप्लेन करें। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं क्वालिटी फैक्टर को समझने के लिए। हमें एलसीआर रेजोनेंस कर्व, एलसीआर रेजोनेंस कर्व, ये जो अपना कर्व था, इस कर्व की दो चीजों को समझना पड़ेगा, और वो दो बेसिक चीजें हैं। पहला है आपका शार्पनेस। शार्पनेस मतलब ये कर्व कितना शार्प है या कितना शार्प नहीं है, वो डिटेल में देखेंगे। और दूसरा पॉइंट है अपना बैंडविड्थ। अगर हम इन दो पॉइंट्स को समझ लेंगे तो क्वालिटी फैक्टर को प्रूव करना, उसको करना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो हम इन दो बेसिक चीजों को आज समझने की पहले कोशिश करते हैं कि ये शार्पनेस क्या है और बैंडविड्थ क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा है कि शार्पनेस, तो देखिए एक चीज मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था, उसको अभी मैं रिपीट कर देता हूं कि देखो रेजोनेंस के लिए आपके सर्किट में, कौन सर्किट में, तो एल सी और ये अपना जो आर सर्किट है, एल सी और ये आर, ये एसी सोर्स। तो रेजोनेंस के लिए केवल एल और सी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ये मैंने पहले भी कहा था। उसके लिए आर का कोई रोल नहीं होता है फॉर रेजोनेंस। क्यों कि रेजोनेंस में हमें ओमेगा का काम होता है, और आर जो होता है वो ओमेगा पे डिपेंड ही नहीं करता है। तुम्हारा एक्सएल और एक्सी जो है वो ओमेगा पे डिपेंड करता है। तो मतलब है ये कहने का कि रेजोनेंस के लिए एक्सएल और एक्सी इंपॉर्टेंट है, मेरा आर का उसमें कोई रोल नहीं होता है। लेकिन फिर मैंने ये आपको याद करो, मैंने ग्राफ बनाया था ऐसा वाला, जिसे मैंने एक को R1 कहा था, एक को R2 कहा था। अब चूंकि ये करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी था, तो हमने देखा क्या करंट जो है R1 में ज्यादा है, R2 में कम है। इट मींस मेरा R2 जो है वो बड़ा है रेजिस्टेंस। डिटेल मैंने बता रखा है, ज्यादा इसमें जाऊंगा नहीं। तो हमने ये देखा कि रेजोनेंस क्रिएट करने के लिए ये दोनों जरूरी तो हैं, लेकिन रेजोनेंस के बाद जो हमारा मैक्सिमम करंट होगा, यानी हमारा ये जो कर्व है रेजोनेंस कर्व, इसका पीक कैसा होगा वो आर भाई साहब डिसाइड करते हैं। आर चाहे तो आपका ये पीक बहुत बड़ा होगा, मतलब छोटे आर को हम करके इस चीज को अचीव कर सकते हैं। और अगर हमने बड़ा आर यूज कर लिया तो आपका कितना भी रेजोनेंस आप करवा लो, आपको करंट ज्यादा मिलेगा ही नहीं। तो आपकी जो आपका वो टारगेट है, आपका जो पर्पस है वो आपका फुलफिल नहीं होगा। तो ये बेसिक चीज थी कि रेजोनेंस का जो ये कर्व है उसको फाइनली आर ही डिसाइड करता है। एक्सएल और एक्सी से रेजोनेंस तो हो जाता है, कर्व को आर डिसाइड करता है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए कि कर्व हमारा कैसे कैसे हो सकता है, किस किस टाइप का कर्व हो सकता है। यहां पे अगर मैं शार्पनेस की बात करूं तो मतलब कहने का यह है कि अगर हम शार्पनेस की बात करें तो देखिए क्या होता है कि अगर मैं यहां पे एक ग्राफ में ऐसा बनाऊं,
और एक मैं ऐसा बनाऊं रेजोनेंस का। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि इस वाले में ये जो ग्राफ है ये बहुत मेरा शार्प दिख रहा है और ये मेरा लेस शार्प दिख रहा है। तो हम ये कहेंगे कि जो मेरा आर है उसकी वजह से ये शार्पनेस कम या ज्यादा है। अब जितना ये मेरा ग्राफ शार्प होगा उतना ही बड़ा होगा, मींस जो आपका मैक्सिमम करंट है आई नॉट मैक्सिमम, मतलब जो रेजोनेंट करंट ये वाला करंट की जो वैल्यू है, ये ग्राफ को मैं ये वैल्यू यहां पे मैं ले सकता हूं, सपोज यहां पे ये वैल्यू आई नॉट मैक्सिमम रेजोनेंट करंट, वो मेरा जो मेरा मैक्सिमम करंट है वो मेरा क्या है, जब मेरा आर बहुत छोटा है तो ये मेरा करंट बहुत ज्यादा आ गया, और ज्यादा करंट होगा इट मींस आपकी ट्यूनिंग ज्यादा अच्छी होगी, तो यू विल गेट बेटर साउंड, या अगर टेलीविजन की बात मैं करूं यू विल गेट बेटर पिक्चर क्वालिटी। और अगर आपका ये शार्पनेस कम है, मतलब क्या हो गया, आपका करंट बहुत कम है, तो जब करंट आपका बहुत कम होगा किसी केस में, तो आपका वो जो रेजोनेंस का जो कंडीशन है वो बढ़िया नहीं होगा, तो आपकी क्वालिटी जो होगी रेडियो के साउंड की या टेलीविजन के पिक्चर की वो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो बेसिक चीज हम आज इसी चीज को समझने जा रहे हैं कि ये ग्राफ का शार्पनेस और बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ क्या होता है उस पर थोड़ा सा आ जाते हैं तुरंत। शार्पनेस तो एक आपको आइडिया आ ही गया होगा कि ये इस ग्राफ का जो ये नेचर है। अब देखो ये आपको लेस शार्प दिख रहा है, ये आपको मोर शार्प दिख रहा है, इसमें करंट कम है, मींस आपका जो रिसेप्शन होगा वो बेटर नहीं होगा, इसमें करंट बहुत हाई है रेजोनेंस में, सो आपको बहुत क्लियर सिग्नल्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया शार्पनेस। अब क्या होता है, थोड़ा सा मैं ग्राफ को थोड़ा सा साफ अच्छा साफ बनाता हूं, ये थोड़ा सा सही नहीं बना है, इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा साफ बनाता हूं। सारा खेल इस ग्राफ का ही है। ये मेरा फ्रीक्वेंसी, इधर मेरा करंट, तो हमने एक कर्व बनाया, ये बनाया थोड़ा सा लेस शार्प दिखाया, और दूसरा कर्व हमने कुछ यूं बनाया। ठीक है, कर्व हमने कुछ यूं बनाया। अब हम क्या देखते हैं कि जो मैक्सिमम करंट है जिस फ्रीक्वेंसी पे, दोनों कर्व के लिए हमें पता है वो मेरा ओमेगा नॉट यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है, और जो मैक्सिमम करंट मेरा यहां पे आया उसको मैं लिख सकता हूं आई नॉट मैक्सिमम, आई नॉट मैक्सिमम, आई नॉट मैक्सिमम, आई नॉट मैक्सिमम। ठीक है, अब क्या है कि ऐसा दिखता है, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो एक खास फ्रीक्वेंसी से शुरू होकर के, जिसको मैंने ओमेगा 1 कहा, और फिर ओमेगा नॉट पे आपको मैक्सिमम बढ़िया रिसेप्शन मिलता है, और फिर जैसे ही हम यहां पहुंचते हैं यानी एक दूसरी खास फ्रीक्वेंसी जिसको मैंने ओमेगा 2 लिखा, आपको जितने भी स्टेशन सुनाई देते हैं, साउंड जो आती है आपको यहां से यहां तक, यानी इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी तक ही। तो ये जो मेरा विड्थ है, यानी फ्रॉम ओमेगा 1 टू ओमेगा 2, बीच में मेरा ओमेगा नॉट है ऑब्वियसली, इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं बैंड विड्थ। इसको थोड़ा अच्छे समझिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको इसको समझाने की। बैंड विड्थ कि ये आप कितना बढ़िया समझ सकते हैं, मतलब ये एक फ्रीक्वेंसी हमने ले लिया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा लेफ्ट, उसको हमने ओमेगा 1 कहा, और उसके राइट को हमने ओमेगा 2 कहा, और मैं इस छोटे वाले कर्व की बात कर रहा हूं अभी। तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं बैंड विड्थ, यानी यहां से यहां तक जो फ्रीक्वेंसी का हमारा रेंज है उसको हम बैंड विड्थ कहते हैं। तो इसका सर क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चीज है ये बैंड विड्थ, और ये ओमेगा 1 हमने कैसे चूज किया, इस पॉइंट पे ओमेगा 2 का, देखो उस डिटेल में नहीं हम लोग जाएंगे, लेकिन हम इतना बताएंगे कि ये जो वैल्यू है आपके करंट की, जहां पे हमने ओमेगा 1 और उसी पॉइंट पे ओमेगा 2, यानी दोनों के लिए करंट एक ही है, ये करंट आपकी इस पीक करंट का, ये जो मेरा पीक करंट, इस वाले केस में मेरा पीक करंट ये है,
इस छोटे वाले कर्व में, तो ये उस पीक करंट का यानी आई नॉट मैक्स जो मेरा पीक करंट है उसका 1/√2 टाइम्स जो करंट होता है, उसी करंट पे हम ओमेगा 1 और ठीक ग्राफ के दूसरे पार्ट में उसी करंट पे हम ओमेगा 2 लेते हैं। दैट्स ऑल। कि ये जो मेरा पीक करंट था यहां पे आई नॉट मैक्स इस वाले केस में, छोटे वाले कर्व में, उसका जो ये 1/√2 टाइम्स जो करंट की वैल्यू होती है, तो वो दो जगह पे होगी, एक यहां भी होगी, यहां भी होगी। उसी करंट के रिगार्डिंग जो आपका फ्रीक्वेंसी मिलता है उसी को हम ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कहते हैं। क्वेश्चन इसका क्या मतलब है, हमने क्यों ऐसा लिया है? कहा देखो बच्चों, प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि अगर मैं इसी कर्व की मैं अगर बात करूं और रेजोनेंस, आपको पता है कि आपकी रेडियो ट्यून होती है तो आपको साउंड सुनाई देता है एक पर्टिकुलर स्टेशन का, वो आपको तो यहां सुनाई देगा ही देगा, लेकिन वो साउंड जो जिसको आप सुनते हैं वो एक्चुअली यहां से स्टार्ट हो जाता है, यानी इस फ्रीक्वेंसी से आपको वो साउंड मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब या तो ये अगर इकलौता साउंड है अवेलेबल यहां के बाद, तो आप इस साउंड को सुनेंगे, पर यहां पे थोड़ा वो लो रहेगा। जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और हाई होगा, और हाई होगा, और हाई होगा, और हाई होगा। हाई होते होते बीच में जैसे हम पहुंचेंगे ओमेगा नॉट पे, यू विल गेट द बेस्ट रिसेप्शन, यहां पे आपको सबसे बढ़िया साउंड सुनाई देगा। फिर अगर हमने फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया तो फिर आपकी साउंड क्वालिटी थोड़ी सी कम होगी, फिर क्वालिटी कम होगी, कम होते होते जैसे हम यहां पहुंचेंगे, यहां के बाद आपकी साउंड गायब। जिस हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे, इस फ्रीक्वेंसी का साउंड आप यहां से सुनना शुरू करेंगे ओमेगा से, यहां जब पहुंचेंगे तो सबसे बेस्ट साउंड सुनेंगे, और जब यहां पहुंचेंगे तो इसके बाद आपको साउंड फिर बंद हो जाएगा। एक तो बात यह हुई जब आपका इस रेंज में केवल आपका वही फ्रीक्वेंसी अवेलेबल हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर ये मेरी जो लेंथ है यानी जो विड्थ है, बैंड विड्थ, अगर ये बहुत चौड़ी है, बहुत वाइड है, तो हो सकता है कि डिफरेंट स्टेशंस के फ्रीक्वेंसी भी इसके अंदर कहीं ना कहीं आ जाए, और अगर वो आ जाएंगे तो क्या होगा, आपको ये तो सुनाई देगा ही, लेकिन यहां से लेकर के यहां तक की जो बाकी और भी फ्रीक्वेंसीज हैं वो भी आपको सुनाई देगी। अब देखो ये तो प्रॉब्लम वाली बात है ना, कि हमें सुनना है केवल इस फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को। जैसे मुझे सुनना है केवल 92.7 एफएम को सुनना है, लेट कि मुझे केवल 92.7 को सुनना है, लेकिन यहां से यहां तक में हो सकता है कि दो तीन फ्रीक्वेंसीज और हो, 91.5 हो, 92.0 हो सकता है इनका और इनका साउंड कम होगा। क्यों? इनका करंट कम है, इससे इसका करंट कम है इधर वाले पार्ट का, लेकिन ये इंटरफेयर करेंगे। क्योंकि हम इसको सुनना नहीं चाहते तो इसको हम कैसे, दिस इज नॉइज। जिसको हम पसंद नहीं करते उसी को हम नॉइज कहते हैं। जो साउंड हमें नहीं पसंद है, जिसको जो अनवांटेड साउंड है, दैट इज योर नॉइज। सिमिलरली अगर मैं इसके इस पार्ट में यहां तक आऊं तो हो सकता है कि यहां से यहां तक में आपको 93.2 भी मिल जाए, और यहां पहुंचते पहुंचते आपको 94.5 भी कुछ ऐसा कुछ मिल जाए। ऑल्दो इनका जो है इंटेंसिटी, मतलब करंट कम है तो इनका सिग्नल वीक होगा, लेकिन वो आपके इस मेन सिग्नल में इंटरफेयर करते रहेंगे, तो वो सही नहीं है। तो इसके लिए दो स्टेप्स हम उठाते हैं इसको ठीक करने के लिए। मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसमें क्या होता है, एक तो जो फ्रीक्वेंसी गैप है वो ज्यादा रखा जाता है स्टेशंस में। आपने देखा होगा कि 92.7 है तो उससे एक डिस्टेंस लेकर के पीछे दूसरा फ्रीक्वेंसी है, और डिस्टेंस के बाद दूसरा फ्रीक्वेंसी है। बिल्कुल पास फ्रीक्वेंसी रेडियो स्टेशंस के नहीं होते हैं। 92.7 पे फिर 95 जाएगा, फिर 97 जाएगा, बिल्कुल पॉइंट का फर्क नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो आपस में यहां पे इस ओमेगा 1 के बाद वो फॉल कर जाएंगे, फिर आपको वो नॉइज सुनाई देगा। पहली बात तो ये है कि इसको दूर करने का पहला तरीका क्या है कि आप अपने इस फ्रीक्वेंसी गैप को ज्यादा रखिए, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका जो है बहुत ही बढ़िया तरीका है, वो तरीका है कि आप इस बैंड विड्थ को छोटा कर लो। आप अपने इस बैंड विड्थ को छोटा कर लो। जब बैंड विड्थ छोटी होगी तो उसमें फ्रीक्वेंसी कम आएगी। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझो
कि आपके पास एक बड़ा स्टेज है, बड़ा स्टेज है, समझो इस चीज को, बहुत बढ़िया ये एग्जांपल मुझे समझ में लग रहा है। ये एक बड़ा स्टेज है। अब अगर स्टेज आपका बड़ा है तो हो सकता है इस पे जो मेन आपका सिंगर है वो तो खड़ा बीच में है ही। अब इस पे बाकी सिंगर्स भी आगे खड़े हो गए, इधर भी खड़े हो गए, इधर भी खड़े हो गए, है ना। क्योंकि आपका स्टेज यानी ये जो बैंड विड्थ है जिसको मैं स्टेज कह रहा हूं, अगर ये आपका बड़ा है तो जो आपका मेन सिंगर है, यहां पे आपकी माइक है, यहां पे आपकी माइक है, तो मेन सिंगर तो चूंकि इसके बिल्कुल पास है तो आपको साउंड बढ़िया सुनाई देगा इस बंदे का। लेकिन बगल में जो ये लोग जो खड़े हैं ये भी तो कुछ ना कुछ शोर करेंगे, इनका आवाज भी तो यहां तक माइक तक पहुंचेगा, कम ही पहुंचेगा पर पहुंचेगा, है ना। तो आपको अनवांटेड वॉइस इन सब की सुनाई देगी जो आपको चाहिए नहीं। तो करना क्या है? कहा सर बहुत आसान तरीका है कि या तो मतलब अगर मैं इस स्टेज को छोटा कर दूं, अगर मैं इस स्टेज को छोटा कर दूं तो ये तो ऐसे ही गायब हो गए, ये तो ऐसे ही गायब हो गए ना गायब। तो हमने क्या किया, अगर मैं बैंड विड्थ को छोटा कर दूं तो बैंड विड्थ जब अपना छोटा होगा तो आपका वही फ्रीक्वेंसी बचेगा जिसको आप सुनना चाहते हैं, और इसी का जवाब है आपका शार्पनेस, शार्पनेस ऑफ दिस कर्व। अब बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया कि हमारा जो साउंड आता है वो I0 मैक्स बाय √2 से शुरू हो जाता है। अब शुरू हो जाता है तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज बीच में अगर आई तो हमारा जो मेन फ्रीक्वेंसी ω0 है वो तो सुनेंगे ही, ω1 के बाद वाली फ्रीक्वेंसी भी हमें सुननी पड़ेगी जो हम चाहते नहीं है, और फिर इसके बाद वाले ω2 तक हमें ये सुनना पड़ेगा। तो इसका उपाय है कि आप इस फ्रीक्वेंसी का गैप ज्यादा रखो, पहला कंडीशन। और इसके बाद भी बेटर और अच्छा हो जाए तो हमने जो बड़ा स्टेज यानी जो बैंडविड्थ जो हमारा बड़ा है उसको अगर हम छोटा कर लें तो इस पे अब जो सिंगर्स हैं वो अब आएंगे ही नहीं। जब आएंगे नहीं तो आपको साउंड जो है अनवांटेड सुननी नहीं पड़ेगी, सुनाई नहीं देगी, नॉइज आएगा ही नहीं, तो आपका क्वालिटी जो रिसेप्शन का है वो बहुत बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, और आपको मैंने पहले भी कई बार कहा है कि ऐसे ग्राफ में कुछ नहीं दिमाग लगाना है, आपको बस खाली आर की वैल्यू को कम कर देनी, आपका करंट वैसे ही भाग जाएगा ऊपर। आर कम करोगे आपका करंट बिल्कुल जूम कर जाएगा, तो करंट जूम होगा तो ये शार्प बनेगा, और शार्प बनेगा तो अगर इसका I0 यहां है तो आप अंदाजे से कह सकते हो कि इसका जो I0 मैक्स, ये आपका I0 मैक्स ही है, यहां पे I0 मैक्स है अपॉन √2 इस वाले ग्राफ का, वो यहां पे कहीं फॉल करेगा, यहां कहीं फॉल करेगा, तो अपना जो बैंड विड्थ है वो तो यहां पे फॉल करेगा, यानी मेरा जो ω1 इसका यहां आ जाएगा और इसका ω2 मेरा यहां आ जाएगा। अब देख लो ये ऐसे ही दोनों निकल गए, दोनों इधर ऐसे निकल गए, मैंने शार्पनेस बढ़ाया तो मेरी बैंड विड्थ छोटी हो गई जो कि हमें चाहिए था। शार्पनेस बड़ा करेंगे तो बैंड विड्थ छोटा होगा, और हमें छोटा बैंड विड्थ ही तो चाहिए था इस क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, तो हमने वही किया। आ गई बात समझ में? यही था आपका सारा फंडा कि सर ये ग्राफ छोटा बड़ा पहले क्यों होता है, तो रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करके हम सर्किट में इस ग्राफ के इस शेप को चेंज कर सकते हैं। अगर ग्राफ मेरा लेस शार्प होगा बैंडविड्थ बड़ा होगा, बैंडविड्थ अगर आपका बड़ा होगा तो यू हैव टू हियर मोर सिंगर्स एट द सेम टाइम, और वो आपको नॉइज फील होगा। तो हमें एक सिंगल सिंगर जो इंपॉर्टेंट है उसको सुनना है तो हमें उसकी स्टेज को छोटी करनी होगी, तो हमने इसके शार्पनेस को बड़ा कर दिया, यानी रेजिस्टेंस को काफी कम कर दिया, तो करंट आपका पिक जूम हो गया। तो जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू थी मैंने अभी भी कहा है उसका 1/√2 टाइम्स वहीं तक आपका फ्रीक्वेंसी जो है काम करता है। उसके पहले भी आपका वो इतना वीक सिग्नल होता है कि आपके सर्किट में उसका कोई मतलब नहीं होता, ये समझिए। मतलब ω1 से पहले इस वाले सर्किट में यहां पे है, तो इसके पहले ये जो करंट होगा बिल्कुल नोटिस नहीं कर सकता है सर्किट, और इधर भी नोटिस नहीं कर सकता है। सिमिलरली इस वाले सर्किट में
यहां के इधर जितने भी फ्रीक्वेंसीज हैं सर्किट इसको नोटिस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इनका करंट बहुत डिप हो जाता है। करंट डिप हो जाता है तो उसको हम नोटिस नहीं कर पाते। और इस फ्रीक्वेंसी को ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को जो है हमने एक स्पेशल नाम देते हैं। वो नाम है आपका, मैं यहां लिखता हूं, वो नाम है आपका ये ओमेगा 1 और आपका ओमेगा 2 जो है आपका, वो है आपका हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, यही इंपॉर्टेंस है ओमेगा 1 ओमेगा 2 का। इसके पहले की फ्रीक्वेंसी भी बेकार है क्योंकि उसमें तक करंट होता ही नहीं, उसमें इतनी एनर्जी, इतनी पावर नहीं होती है कि वो सिग्नल में कुछ भी आपको सुना सके, इन्फ्लुएंस कर सके, पिक्चर वो नहीं बना सकता, साउंड क्रिएट नहीं कर सकता है। ओमेगा 2 के बाद भी वही हाल है। तो इस फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 ओमेगा 2 को हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सर कहे ऐसा क्यों कहते हैं? तो उसके पीछे लॉजिक क्या है कि अगर मैं इस बड़े वाले ग्राफ की बात करूं तो जो आपका मेन फुल पावर जो होगा वो क्या होगा, आई नॉट मैक्स का होल स्क्वायर इंटू आर। और यहां पे पावर क्या होगा, इस वाले पॉइंट पे जहां पे हमने करंट ये लिया, तो यहां पर अगर मैंने पी डैश लिखा तो ये हो जाएगा आई नॉट मैक्स बाय √2 का होल स्क्वायर इंटू आर। तो देखो नीचे √2 का होल स्क्वायर हो जाता है तो 2 हो जाएगा, ऊपर तो आई नॉट मैक्स का होल स्क्वायर यहां भी था यहां भी रहेगा, तो लिख सकते हैं दिस इज योर P/2। यानी पावर जो मेरा मैक्सिमम करंट पे जो पावर था उस पावर का ये हाफ हो जाता है इस वाले पॉइंट पे जहां पे हमने ओमेगा 1 लिया है इस वाले केस में, या ओमेगा 1 यहां पे लिया है इस वाले केस में। यही वजह है कि हम ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहां पे पावर आपका हाफ हो जाता है। और इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज की कि इसके पहले और ओमेगा 2 के बाद आपका इतना पावर सर्किट जनरेट ही नहीं कर पाता है उन गिवन फ्रीक्वेंसीज के लिए जो कि आपको साउंड या पिक्चर टेलीविजन वाले केस में बना सके। दैट्स ऑल। तो यही था आपका शार्पनेस और बैंडविड्थ। बैंडविड्थ को मैं फाइनली कह रहा हूं कि आप स्टेज से कंपेयर करते, जितना बड़ा स्टेज होगा उतने ज्यादा इस पे परफॉर्मेंस करने वाले खड़े हो जाएंगे, और जितने ज्यादा इस पे खड़े हो जाएंगे सबकी साउंड कुछ ना कुछ आपके माइक तक पहुंचेगी और आपको नॉइस सुना देगा। तो इनको मिटाने के लिए, इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप स्टेज को छोटी कर दी, लोग चढ़ेंगे ही नहीं। जब स्टेज ही नहीं है तो लोग चढ़ेंगे कैसे? तो वही काम मैंने किया, मैंने इस कर्व को शार्प कर दिया तो स्टेज छोटा हो गया, स्टेज छोटा हो गया तो फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है बहुत कम हो गया, तो खत्म कहानी। शार्पनेस बैंडविड्थ क्लियर हो गया। तो यही से अब क्वालिटी फैक्टर है, जितना ज्यादा शार्प होगा उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। तो वो एक पैरामीटर, वो एक टर्म जो इस क्वालिटी को साउंड की या टेलीविजन वाले केस में वो पिक्चर की क्वालिटी को समझाए, उसी को हम क्या कहते हैं, क्वालिटी फैक्टर। तो छोटा सा टॉपिक है, इसके लास्ट टॉपिक उसको हम कर लेते हैं। असल चीज था बैंडविड्थ को समझना और शार्पनेस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसी का ये कॉन्सिक्वेंस में आपका क्वालिटी फैक्टर हम करेंगे। आप इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके फिगर बना लेना, वीडियो को 1-2 बार देखोगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बैंडविड्थ क्या है, शार्पनेस क्या है। ठीक है बच्चों? तो अब है सर क्वालिटी फैक्टर क्या है। तो देखो आपके बोर्ड की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्स की बात करूं, तो आपको क्वालिटी फैक्टर ही पूछता है। ये शार्पनेस बैंडविड्थ वगैरह मैंने देखा है कि पिछले 10 साल में एक बार भी नहीं पूछा है। इंपॉर्टेंट था, इसको समझने के लिए हमने इसको डिस्कस किया। बाकी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये जरूरी है, ये सारा ये आपका जो बेसिक था वो होना जरूरी था, इसलिए हमने इसको डिटेल में किया है। और तो कहा क्वालिटी फैक्टर जो है, अगर मैं इसके डेफिनेशन की अगर बात करूं तो डिफाइंड क्वालिटी क्यू फैक्टर यानी क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड as the ratio between क्या, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट
और मैं दोबारा बोल देता हूं, बहुत सारी बुक्स में ओमेगा आर भी लिखा रहता है, तो आप देख लेना, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। तो क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन ओमेगा नॉट इन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड द बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ क्या हो गई, तो हमने पीछे डिस्कस किया था, ओमेगा 1 से ओमेगा 2 तक का डिस्टेंस, उसको लिखा जाता है 2 डेल्टा ओमेगा। बैंडविड्थ को 2 डेल्टा ओमेगा। उस फिगर में आप जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये मेरा ओमेगा नॉट था, यहां मेरा ओमेगा 1 था, यहां मेरा ओमेगा, दिस इज योर बैंडविड्थ। तो इस डिस्टेंस को मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करेंगे तो आपका सॉल्व करने पे 2 डेल्टा ओमेगा आपका आ जाएगा। तो इसी का रेशियो यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इसका अपॉन इसको हम लोग कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। और अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको अपने पेपर में लिखना हो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो, तो लिख सकते हैं आप ये भी, और बच्चों को मार्क्स मिल जाते हैं। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। दोनों लिख सकते हैं, ये ज्यादा बढ़िया है, ये काम चलाओ है। अगर आपको याद नहीं आए तो आप ये भी लिख देना, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। नहीं, ये तो आपका प्रॉपर डेफिनेशन है, द रेशियो बिटवीन ओमेगा नॉट एंड द बैंडविड्थ इज कॉल्ड योर क्वालिटी फैक्टर। मतलब Q इक्वल्स टू ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। ठीक है, अब यह देखा गया है कि जो मेरा बैंडविड्थ होता है 2 डेल्टा ओमेगा, इसको आपको प्रूव नहीं करना है। मैं पहले बता देता हूं, ये प्रूव नहीं करना है। आप इस प्रूफ के चक्कर में पड़ोगे तो उसका कोई वर्थ नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। ये खाली जानने का है कि 2 डेल्टा ओमेगा जो आपका होता है वो R/L होता है। बहुत ही इसका बेकार डेरिवेशन है, वो ना पूछता है ना हमें करना है, बस हमें एज अ रिजल्ट इस चीज को यूज करना है। ठीक है, तो ये होता है मेरा R/L। तो अगर मैं यहां पे इसकी वैल्यू पुट करूं ओमेगा नॉट बाई आर एल, तो एल मेरा आ गया ऊपर। तो अब देखिए ओमेगा नॉट इंटू एल, ये तो मेरा एक्स एल हो गया और नीचे मेरा आ गया आर, तो था ही। अब एक्सएल क्या होता है, ओमेगा नॉट एल, है ना। नहीं, इसको एक्सएल, इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ओमेगा नॉट को ही हम लिख लेते हैं, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ना, तो एल बाई आर तो रहने देते हैं, और ओमेगा नॉट क्या होता है 1/√LC, ऐसे कर लेते हैं, ये ज्यादा सही रहेगा। तो अब देखो यहां एल है, नीचे √L है, तो इसको कट करेंगे तो ऊपर √L बचेगा। तो फाइनली वी कैन राइट क्वालिटी फैक्टर Q इक्वल्स टू 1/R√L/C। यही आपका क्वालिटी फैक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम्स टू योर नीट, योर जेई, सब जगह आपको यही फॉर्मूला काम देगा कि क्वालिटी फैक्टर जो होता है 1/R√L/C होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला से हमने कुछ रिजल्ट्स निकालने हैं। आप ऐसा कोई लिखने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए। अगर हमें अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आपको रेजिस्टेंस को कम रखना पड़ेगा। मैंने बताया था, अभी भी बताया था कि आपका शार्प तभी होगा जब आपका रेजिस्टेंस बहुत छोटा होगा, और क्वालिटी फैक्टर शार्पनेस पे डिपेंड करती है। तो बिल्कुल ये रिलेशन यहां से बिल्कुल प्रूव हो रहा है कि Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। R छोटा, यू हैव अ बेस्ट क्वालिटी। जितना R छोटा उतना ही ज्यादा आपका ये करंट ज्यादा होगा, और ज्यादा करंट तो मोर शार्पनेस मींस बेटर क्वालिटी। और जो इंडक्टेंस L है, यानी इंडक्टर की जो वैल्यू होगी वो आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। मतलब आपको इंडक्टर जो है वो बड़े बड़े लगाने पड़ेंगे फॉर बेटर क्वालिटी। ठीक है, और यहां दिख ही रहा है C भी नीचे है, मतलब कैपेसिटेंस को हमें कम रखना पड़ेगा अच्छी क्वालिटी के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। यही अपना था
शार्पनेस, बैंडविड्थ, और इन सब से हमने फाइनली समझा क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। ठीक है बच्चों,